हेलो एवरीवन। क्लास 8th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 चल रहा था अपना, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम आज पेज नंबर 176 पर जो आपके 12 फिगर इट आउट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। लेकिन सोल्व करने से पहले मैं आपको 3-4 बातें बता दूं जो इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन आपके चैप्टर में दिया हुआ है इन फिगर इट आउट क्वेश्चंस के जस्ट पहले, तो वो आपके आगे क्वेश्चंस में काम भी आएगा। तो इसमें बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, लेकिन आपके काम आएगा क्वेश्चंस में एक तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट। एक तो ये वाला यूनिट कन्वर्जन आपके बहुत काम आएगा, और दूसरा एक जगह काम आएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये तो मैं इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं 12 क्वेश्चंस। अदरवाइज हो सकता है कि एग्जाम में आपके कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें बाकी के जो यूनिट कन्वर्जन्स हैं वो आपके यूज आए, इसलिए आप सभी को समझ लें और अच्छे से याद भी कर लें। इनको निकालना भी आपको आना चाहिए कि एक यूनिट यदि आपको दी हुई है तो इसको कन्वर्ट करके आप दूसरी यूनिट फाइंड आउट कर सकें। लेकिन इन 12 क्वेश्चंस में आपके ये दोनों काम आने वाले हैं। 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट होता है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई अपनी यूनिट कन्वर्जन की। दूसरी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपने क्वेश्चंस में भी काम आएगी और जो मैंने कुछ पहले वीडियोस में भी बताई हैं, जो बहुत बेसिक सी बातें हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, रेशियो के चैप्टर में हमने देखा है कि जब दो वैल्यूज़ का अपने पास रेशियो दिया होता है तो एक्चुअली वो उन दोनों वैल्यूज़ का एक तरीके से डिवाइड करना ही होता है। जैसे दो आपके पास वैल्यू है, सपोज वैल्यू 1 इज टू वैल्यू 2, इन दोनों का आपको कोई रेशियो दिया हुआ है 5:6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वैल्यू 1 में यदि हम वैल्यू 2 का डिवाइड करेंगे, वैल्यू 1 में यदि हम वैल्यू 2 का डिवाइड करेंगे तो 5/6 लिख सकते हैं इसके इक्वल टू में। यही इसका मतलब है कि इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो लास्ट में अपना जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो 5/6 आएगा। ये अपना क्लियर है। रेशियो को हम एक तरीके से डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि उसी को हम सोल्व करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो आता है वही अपना रेशियो बन जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला रेशियो हो जाता है। दूसरी बात, ऐसे ही यदि आपको इसी में कोई ऐसे में कोई एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि सपोज आपके पास दो बकेट हैं। ठीक है, दो बकेट हैं, उन बकेट में एक में आता है 10 लीटर पानी और एक का हमें पता नहीं है कि इसमें कितना पानी आता है, और आपको बोला गया है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो आता है 5/6। यदि हम इन दोनों बकेट के पानी का रेशियो निकालें तो उसकी वैल्यू आती है 5/6। रेशियो निकालें तो रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं इसको, ये आता है 5:6। तो बताइए इस दूसरी वाली बकेट में कितना लीटर पानी आएगा। तो देखिए, इसमें यह वाला कॉन्सेप्ट ही अपन यूज करेंगे कि दोनों वैल्यूज का रेशियो दिया हुआ है अपने को 5:6, तो अपन इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 10 लीटर पहली वाली बकेट में, दूसरे वाली बकेट का अपने को निकालना है तो अपन उसको सपोज x मान लेते हैं, तो ये अपना आ जाएगा इक्वल टू में 5/6। और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा 60, और 5 मल्टीप्लाई बाई x कितना हो जाएगा 5x। तो 5x इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 60/5 तो ये आ जाएगा 12 लीटर। तो अपने निकाल लिया कि इस बकेट में 12 लीटर पानी आएगा। अपने पास इंफॉर्मेशन दी गई थी कि दो बकेट हैं, एक में 10 लीटर पानी आता है, एक में अपने को पता नहीं है कितना आता है, लेकिन इन दोनों बकेट्स में आने वाले पानी का यदि हम रेशियो निकालें तो वो आता है 5:6। तो अपने को निकालना है कि दूसरी बकेट में कितना पानी आएगा। तो उसके लिए अपन ने रेशियो की बेसिक डेफिनेशन यूज की। जो रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब हम उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाली बकेट का पानी लिख लिया अपन ने 10 लीटर, दूसरी वाली का अपॉन में लिख लिया x, क्योंकि वो अपने को निकालना है, वो हमें पता नहीं है। और इक्वल टू में जो रेशियो दिया हुआ था उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया 5/6, और इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हमने सोल्व कर लिया, और ये अपने x की वैल्यू आ गई 12 लीटर। इसका मतलब दूसरी वाले बकेट में पानी आएगा 12 लीटर। क्लियर है, एक तो ये बात। दूसरी बात, आपको एक मेथड होता है एक क्वेश्चन सोल्व करने का। जैसे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं कि सपोज 10 kg पोटैटोज यदि आप लाते हैं मार्केट से, और सपोज उनकी जो आपको पैसे लगे वो सपोज आपको 100 रुपये लगे, वो कितने लगे 100 रुपये, तो 1 kg पोटैटो का कितना वैल्यू लगेगा, कितने पैसे लगेंगे। आप कैसे निकालते हैं, जितना इधर वैल्यू दिया हुआ है उसका आप उधर डिवाइड कर देते हैं कि 10 kg का यदि 100 रुपये लगता है तो 1 kg का 100 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इसका मतलब 10 रुपये किलो अपना पोटैटो हो गया। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक मेथड होता है, और ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्लास 4th 5th 6th 7th में भी आपने ये देखा होगा।
जैसे आप मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताऊं, यदि आपसे पूछे कि 20 नोटबुक्स की जो कॉस्ट है, 20 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी है, वो सपोज है 200 रुपीज, ठीक है। और आपसे पूछे कि बताइए 7 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी होगी, 7 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे आप इसको निकालेंगे हम यूनिटरी मेथड से, ठीक है। यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको निकाल के दिखाता हूं एक बार। आपको दिया गया है कि 20 नोटबुक की कितनी कीमत है, 20 नोटबुक की कॉस्ट है 200 रुपए। तो एक की कितनी आएगी, 200 में डिवाइड करेंगे हम 20 का, तो ये कितना आया, ये आया 10 रुपीज। एक की आ गई 10। अब कितने की पूछी अपने से पूछी गई 7 नोटबुक्स की। तो 7 के लिए क्या करेंगे हम, 7 के लिए जो एक की आई है उसको अपन 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गई अपनी 70 रुपीज। इस प्रकार से ये अपनी कौन सा मेथड होता है, ये होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि पहले आप एक की वैल्यू निकालो, फिर जितना आपसे पूछा गया है उतने के लिए उसको मल्टीप्लाई करो। क्लियर है। जो आपको दिया गया है उससे आप सबसे पहले एक की वैल्यू निकालो, उसके बाद जो आपसे पूछा गया है उससे आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड, और ये आपको आना चाहिए। ये तो हर क्वेश्चन में काम आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन हो उसमें ये यूज हो सकता है, ठीक है। तो मैंने 2 बातें आपको बता दी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, इसी यूनिटरी मेथड में कई बार क्या होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाती है, तो उनको आप सोल्व करना आना चाहिए। जैसे सपोज आपको एक साइड आपके पास कोई वैल्यू आ गई, मैं आपको इसके बीच का कोई स्टेप बता रहा हूं कि एक तो सिंपल सी आप निकाल सकते हैं, जैसे 16 कोई यूनिट्स हैं, उनकी वैल्यू आपको दी गई है 500, तब तो आप सीधा सीधा एक यूनिट के लिए क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 16 कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इंटीजर दिया गया है, जो पूरा पूरा नंबर अपने पास 16 दिया गया है, इसकी जगह यदि फ्रैक्शन में कोई नंबर हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो भी यही मेथड लगेगा। बस आपको थोड़ा सा उसमें आना चाहिए कि इसको कैसे लिखते हैं। जैसे आपको यदि दिया गया हो 5/7 कोई यूनिट्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू आपको दी गई है 10। क्लियर है। तो एक की कितनी होगी, अब आप क्या करेंगे, इस 5/7 का इधर डिवाइड करेंगे। जैसे अपने पहले क्या किया, इस 16 का इधर डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन 5/7 का इधर डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 5/7, ठीक है। अपने 5/7 का इधर डिवाइड कर दिया, तो जो तीसरी जो वैल्यू अपनी 7, 10/5/7, तो जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा। इसको अपन कैसे लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 5। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। कुछ बच्चों को ये पता नहीं है तो वो सीख लें। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देके बताता हूँ। सपोज आपके पास वैल्यू दी गई है 6/5 और इसकी वैल्यू है आपके पास 8, ठीक है। तो 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 6/5 का इधर डिवाइड करेंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई 6/5, और जो 5 है नीचे वाला वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5/6, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और आगे फिर कट करके सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। अब यदि जो दूसरी साइड है इधर भी यदि कोई फ्रैक्शन में नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या करना है इसमें, देखिए सपोज आपके पास वैल्यू है 8/15, ठीक है, कोई यूनिट है 8/15 और जिसकी वैल्यू आपको दी गई है, इधर वाला भी फ्रैक्शन लेते हैं हम, 7/3, और आपसे पूछा गया है कि एक यूनिट की वैल्यू बताओ। यदि 8/15 यूनिट की वैल्यू है 7/3, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसको इधर डिवाइड करेंगे। तो 7/3 पहले से था इधर, और इसमें अपने को डिवाइड करना है 8 डिवाइडेड बाई 15 का। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है वो इधर उल्टी होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, 7/3 मल्टीप्लाई 15/8, ये इसमें इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। आगे फिर हम इसमें कट करके इसको सोल्व कर लेंगे जैसा भी ये सोल्व होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस में भी काम आने वाला है और ये आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन करके बताता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आपने कहा कि 8/17 kg शुगर, ठीक है, शुगर कितनी है 8/17 kg, इसकी आपको कॉस्ट दी गई है, इसकी कॉस्ट लगती है सपोज 47/3 रुपीज। क्लियर है। और आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बताओ 3/4 kg शुगर की वैल्यू कितनी होगी, इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। क्लियर है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको बोला गया है कि 8/17 kg शुगर की कॉस्ट लगती है 47/3 रुपीज, तो आप मुझे बताओ 3/4 kg शुगर की कितनी कॉस्ट लगेगी। क्लियर है। इसको हम किस मेथड से सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से, ठीक है। और यूनिटरी मेथड में क्या होता है, हम सीधा सीधा इसको लिखेंगे, हम इसको सीधा सीधा कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 8/17 kg की वैल्यू है, उसकी कॉस्ट है
47/3 रुपीज़। तो 1 kg की कितनी हो जाएगी, 1 kg की निकालेंगे पहले। उसके लिए क्या करेंगे, 47/3 में डिवाइड करेंगे किसका, जितनी अपने को दिया गया था 8/17, ठीक है। और इसका डिवाइड कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, ये ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 47/3 उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा ना, तो 17/8। ये आ गई 1 kg की कॉस्ट। और अपने को चाहिए कितनी की, 3/4 kg की। तो जो 1 की कॉस्ट आई है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम आगे लिखेंगे 3/4 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जो 1 kg की कॉस्ट आई अपनी 14/3 मल्टीप्लाई बाई 17/8, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने की अपने को चाहिए 3/4। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे, जितना ये कट होता है, जैसे 3 से 3 कट हो गया, आगे और कुछ नहीं होता है इसमें, तो आगे हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और वही अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने जो आपको बातें बताई वो आगे एक क्वेश्चन में भी सोल्व करके यूज करके दिखा दी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यदि आपको ये समझ में नहीं आई है इसमें, या आपने पहली बार देखी है कि ये कैसे होता है, हाँ मुझे ये नहीं आता था, तो आप इसको फिर से देखिए और अपने से खुद से भी इसको सोल्व करके देखिए। फिर आपको आगे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये तो बहुत जगह काम आने वाला मेथड है, यूनिटरी मेथड। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनाग मिक्सेज 600 ml ऑफ ऑरेंज जूस विद 900 ml ऑफ एप्पल जूस। और आपको पूछा गया है कि बताओ इन दोनों का रेशियो कितना हुआ। तो सीधा सीधा क्या करना है अपने को, डिवाइड करके दिखा देना है बस। ऑरेंज और इसमें पूछा गया है एप्पल, इनका क्या पूछा है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ऑरेंज का कितना है 600 ml और एप्पल का कितना है 900 ml। अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गए दोनों, 3 से 2 और 3 से 3, तो अपना आंसर आ गया 2/3, दैट इज इक्वल टू 2:3। ये अपना आंसर हो गया। ये अपना पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट ईयर वी हायर्ड 3 buses फॉर द स्कूल ट्रिप, वी हैड ए टोटल ऑफ 162 स्टूडेंट्स। 3 बस हमने हायर की और अपने पास टोटल स्टूडेंट्स थे 162 एंड टीचर्स दोनों मिला के 162 थे। हु वेंट ऑन द ट्रिप एंड ऑल द बसेज वर फुल, यानी कि पूरी बसेज फुल हो गई, कोई भी सीट खाली नहीं रही। दिस ईयर वी हैव 204 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बसेज विल वी नीड, विल ऑल द बसेज बी फुल। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 बस हमारी स्कूल में आई पिछले साल और हमारे पास बच्चे और टीचर कुल मिला के स्ट्रेंथ थी 162 की, तो पूरी 3 बसें फुल हो गई। इसका मतलब एक बस में कितने सवारी आई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 162 में डिवाइड कर देंगे 3 का, तो एक बस का हमें पता चल जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, इसका मतलब 54 की स्ट्रेंथ है एक बस की, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया एक बस का। एक बस में कितनी सीट्स हैं 54। अब अपने इस साल अपने पास क्या है, इस साल अपने पास हैं 204 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितनी बसेज अपने को लगेंगी, तो 162 के लिए अपनी लगी थी 3 बसेज और उसके लिए उससे अपने निकाली कि एक बस में 54 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो 162 में यदि हम जोड़ें 54 फिर से, सपोज एक बस पूरी और लग जाए, तो कितना आ रहा है 612, 216 यदि स्ट्रेंथ होती तो अपनी बसेज कितनी हो जाती है 4। कितनी बसेज हो जाती 4 बसेज हो जाती, लेकिन अपने पास टोटल है कितना, अपने पास है केवल 204। इसका मतलब जो चौथी बस हम मंगवाएंगे वो खाली रह जाएगी और कितनी सीट बचेंगी उसमें, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो अपने पास आएगा 216 माइनस 204 और ये अपने पास आ जाएगा 12 सीट्स। इसका मतलब हम ये बता देंगे कि कितनी बस अपने को रिक्वायर है, अपने को रिक्वायर है 4 बसेज। और आगे बोल रहा है विल ऑल द बसेज बी फुल, नहीं 3 बसेज तो अपनी फुल हो जाएंगी और जो 4th बस है उसमें सीट वैकेंट रह जाएगी। कितनी सीट वैकेंट रह जाएगी 12 सीट्स अपनी वैकेंट रह जाएगी। क्लियर है। अब आप इसको ऐसे, तो मैंने इसको आपको सीधा ऐसे करके दिखा दिया कि 54 और ऐड कर लेते हैं। आप सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बस की स्ट्रेंथ आपको पता है 54 और अपने पास बच्चे हैं टोटल 204, तो 54 का इसमें डिवाइड कर लेंगे सीधा सीधा। तो ये कितनी बार जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4 3 जा 12, वही अपना 162 आएगा 162। और फिर रिमेनिंग कितना बच जाएगा इसमें से आप इसको माइनस करके देख लीजिए। 4 में से 2 गया तो 2 और 10 में से 6 गया तो 4, 42 सीट्स अपनी फिल हो जाएगी 4th बस में। और तो अपनी सीट कितनी खाली रह जाएगी 12 सीट्स अपनी वैकेंट रह जाएगी। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया कि अपनी चाहिए कि 4 बसें, 4 बसेज अपने को लगेगी, 3 बसेज उसमें से फुल हो जाएंगी और 4th बस में 12 सीट अपनी वैकेंट रह जाएगी, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ दिल्ली इज 1484 स्क्वायर किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ मुंबई 550 स्क्वायर किलोमीटर। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन एंड दैट ऑफ मुंबई इज 20 मिलियन पीपल। विच सिटी इज मोर क्राउडेड, वाई डू यू से सो? आपने ऐसा क्यों कहा? आपको क्या दिया गया है? आपको दिल्ली का एरिया दिया गया है, ठीक है, और आपको मुंबई का एरिया दिया गया है। तो दिल्ली का एरिया कितना दिया गया आपको? दिल्ली का एरिया कितना दिया गया है? ये दिया गया है 1484 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन कितनी दी है उसकी? उसकी पॉपुलेशन आपको दी है 30 मिलियन। 30 मिलियन, क्लियर है? और ऐसे ही आपको मुंबई का दिया गया है सेम केस। पहले मैं आपको दिल्ली के केस से समझा देता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको मुंबई का दिया गया है, मुंबई का एरिया दिया गया है 550 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी पॉपुलेशन दी गई है 20 मिलियन। और आपसे पूछा गया कि कौन सी सिटी मोर क्राउडेड है, ज़्यादा भीड़भाड़ कहाँ पे है? तो उसके लिए अपन क्या निकालते हैं? उसके लिए निकालते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या निकालते हैं उसके लिए? पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं उसके लिए। और पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाली पॉपुलेशन हम निकालते हैं, ठीक है। वही अपनी होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, और वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो क्राउडेड होगा। तो अपन इन दोनों केसेस के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वही सिटी ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगी, ठीक है। तो हमें निकालना है 1 स्क्वायर किलोमीटर के लिए, और अपने को दिया गया क्या है कि 1484 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 14 अपने पास गिवन है। 1484 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है? वो रहती है 30 मिलियन रहती है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी हो जाएगी? वही यूनिट मेथड काम में आ रहा है यहाँ पे भी। तो 30 मिलियन में क्या करेंगे हम? 30 मिलियन में डिवाइड कर देंगे किसका? 1484 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। और 1 मिलियन में कितना होता है? यह है 30 मिलियन। तो मिलियन में क्या लिखेंगे? मिलियन के लिए लिखेंगे अपन 10 लाख। तो 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 के बाद ये आ जाएंगे 7 जीरोस, 3 4 5 6 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1484। ये आ जाएगा पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये आ गया अपना पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। और ऐसे ही अपन निकालेंगे कौन से का? मुंबई का, ठीक है। सेम केस अपना मुंबई का दिया हुआ है, वैसे ही अपन मुंबई का निकालेंगे। मुंबई में क्या बोला गया है? मुंबई के लिए बोला गया है कि 550 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रह रही है? उसमें रह रही है 20 मिलियन। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी रह जाएगी? 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 550 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आ जाएगा अपना मिलियन की जगह वही अपन वैल्यू पुट करेंगे 10 लाख। तो उसके बाद भी 7 जीरो हो जाएंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 550। तो ये आ गई अपनी मुंबई की डेंसिटी, ये आ गई अपनी मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी। और इन दोनों को कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा? ये मैंने कैलकुलेशन दिखाई आपको यहाँ पे। ये है दिल्ली की। दिल्ली में आई 30 मिलियन अपॉन 1484 स्क्वायर पर किलोमीटर। तो ये आ गया अपना पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। और मुंबई का आ गया अराउंड 36,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, तो अपने पास आया दिल्ली में कितने लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में? लगभग 20,000 के आसपास। और मुंबई में कितने रहते हैं? 36,000 के आसपास। तो कौन सी जगह ज़्यादा लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में? मुंबई में ज़्यादा रहते हैं। तो ये ज़्यादा क्राउडेड है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए अपने बता देंगे विच सिटी इज़ मोर क्राउडेड? हम बोलेंगे मुंबई। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। वो अराउंड कितनी है? अराउंड 36,000 समथिंग है। और जबकि दिल्ली के लिए यही डाटा कितना है? वहाँ पे है 20,000 लगभग, ठीक है। तो इसका आंसर यही है अपना। और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ए क्रेन ऑफ हाइट 155 centimeter has its neck and the rest of its body in the ratio 4:6. For your height, if your neck and the rest of the body also had this ratio, how tall would your neck be? ठीक है, ओके। ये बोल रहा है कि एक क्रेन है, उसकी 155 हाइट है, 155 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। उसमें से उसकी नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी, सपोज ये उसके, मैंने ऐसे ही मैं आपको समझा देता हूँ एक नॉर्मल डायग्राम से, कि यहाँ तक सपोज उसकी नेक है और नीचे की उसकी बाकी बॉडी है, ठीक है।
ये ऊपर वाली उसकी नेक मान लेते हैं और नीचे वाली उसकी बाकी की रेस्ट ऑफ द बॉडी। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:6 का। यदि 155 सेंटीमीटर उसकी टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट है 155 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि यही रेशियो आपकी बॉडी का भी हो तो आपकी बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंग आपकी नेक कितनी लंबी होगी, आपकी गर्दन कितनी लंबी होगी। ठीक है, ये आपसे बोला गया है। तो सपोज आपकी हाइट आपकी वेरी करती है, वो तो आप खुद नाप सकते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपकी हाइट भी कितनी है 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 155 सेंटीमीटर है तो नेक इसमें कितना है 4 और रेस्ट बॉडी कितनी है 6 पार्ट। इसका रेशियो दिया हुआ है 4:6। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, गर्दन कितना आएगा और रेस्ट ऑफ द बॉडी की हाइट कितनी आएगी। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले रेशियो का सम करके इसमें डिवाइड कर देंगे, 4 + 6। तो ये कितना आ रहा है 155 डिवाइडेड बाई 10, और जो अपने को चाहिए नेक चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेस्ट ऑफ द बॉडी चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अपने को नेक की पूछी है तो अपन नेक से यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा अपना 15.5, क्योंकि 0 से यहाँ काटेंगे पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के बाद, और मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये कितना आ रहा है 5 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, और ये हो जाएगा अपना 6। तो ये आ जाएगा अपना 62 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी अपनी नेक की। क्लियर है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप कोई दूसरी हाइट लेके भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस ट्राई एन एंशिएंट प्रॉब्लम फ्रॉम लीलावती। एट दैट टाइम वेट्स वर मेजर्ड इन एन यूनिट नेम्ड पालाज एंड निष्कास वाज ए यूनिट ऑफ मनी। ठीक है, वेट की यूनिट क्या थी, पालाज थी, और मनी की यूनिट क्या थी, निष्कास थी। अब आपसे बोला गया है कि इफ 2 and 1.5 पालाज ऑफ सेफ्रॉन कॉस्ट 3/7 निष्कास। देखिए आपको बोला गया है 2 and 1.5, ये कोई वेट की यूनिट है, इसका नाम दिया गया है पालाज, और इसकी कॉस्ट लगती है अब कितनी 3/7 रुपीज की जगह क्या यूज होता था वहां पे, निष्कास। ठीक है, ये पूरी पूरी अपनी यूनिटरी मेथड वाली प्रॉब्लम है। तो ओ एक्सपर्ट बिजनेसमैन टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेफ्रॉन कैन बी ब्रॉट फ्रॉम 9 निष्कास। आपसे बोला गया है कि आपके पास कितना पैसा है, 9 निष्कास आपके पास पैसा है, तो आप कितना सेफ्रॉन आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो अपन निष्कास को इस साइड लेते हैं, इस बार अपन ले आते हैं कि 3/7 निष्कास में क्या आ सकता है, 3/7 निष्कास में क्या आता है 2 1.5 पालाज सेफ्रॉन आता है। तो 2 and 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 1 ऐड करेंगे 5, ये आ जाएगा 5/2 पालाज। ठीक है, 3/7 निष्कास में क्या आ रहा है 5/2 पालाज। तो एक निष्कास में कितना आएगा, एक निष्कास में कितना सेफ्रॉन आएगा, क्या करेंगे 5/2 में डिवाइड कर देंगे किसका 3/7 का, और 3/7 का जब डिवाइड करेंगे तो ये कैसे डिवाइड होगा, ऊपर उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई 7/3। ठीक है, ये अपने पास आ गया एक निष्कास में कितना सेफ्रॉन आएगा। अपने को निकालना है 9 निष्कास में कितना आएगा, तो अपन क्या करेंगे इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपन निकाल लेंगे 9 निष्कास का। तो 9 निष्कास के लिए क्या करेंगे, जो अपना एक निष्कास में आया 5/2 मल्टीप्लाई बाई 7/3, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से, तो ये अपना पाला आ जाएगा सेफ्रॉन। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 3 3 जा 9 आ जाएगा, बाकी कुछ इसमें कट हो नहीं रहा है। तो 7 3 जा 21, और 21 5 जा 105 डिवाइडेड बाई 2 पालाज सेफ्रॉन आ जाएगा अपने पास। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अपना आंसर है। तो 9 निष्कास यदि आपके पास हो तो आप 105/2 यदि आप इसको और सोल्व करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा 52.5 पालाज। इतना आप सेफ्रॉन ले पाएंगे, ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हरमेन इज ए 1 year ओल्ड गर्ल। हरमेन है, उसकी एज क्या है 1 year। हर एल्डर ब्रदर, उसका ब्रदर है, इज 5 years ओल्ड, वो कितना बड़ा है 5 साल का है। तो व्हाट विल बी द हरमेन्स एज व्हेन द रेशियो ऑफ हर एज टू हर ब्रदर्स एज इज 1/2। आपसे बोला गया है कि जब हरमेन की एज और उसके भाई की एज का रेशियो 1/2 होगा तब हरमेन की एज कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मैं आपको दोनों मेथड से करके बताता हूँ। देखिए, पहला मेथड तो आप सीधा सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि आप इसको थोड़ा सा बढ़ाते जाओ, अपने आप ही 1:2 आ जाएगा। जब हरमेन 1 साल की थी तो उसका भाई कितने साल का था 5 साल का। जब हरमेन 2 साल की होगी तो भाई कितने साल का हो जाएगा 6 साल का। क्या रेशियो आया इसमें, इसमें रेशियो काटेंगे तो कितना आया 1:3। ये तो नहीं आया, अपने को दिया गया है 1:2। और बढ़ाते हैं, 3 साल का हुआ, ये कितने साल का हुआ 7 साल का, तो भी नहीं आ रहा। ये 4 साल का हुआ, ये 8 साल का। जब हरमेन 4 साल की हुई तो उसका ब्रदर 8 साल का हो गया, और इसका हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ रहा है 1:2। क्लियर है, इसका मतलब
वो एज क्या होगी 4। हरमैन की एज कितनी होगी 4 ईयर्स। उसके एल्डर ब्रदर की एज कितनी होगी 8 ईयर्स। ठीक है, ये उसकी ब्रदर की एज हो गई। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि जब उन दोनों की एज का रेशियो 1:2 होगा तो हरमैन की एज होगी 4 ईयर्स। ये तो हो गया अपना सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड, सीधा आंसर निकालने का तरीका, सिंपल। दूसरा मैथमेटिकल तरीके से यदि हम निकालें, चलिए देखिए, 1 साल हरमैन की एज थी तो उसके भाई की कितनी थी 5 साल, यानी कि उसका भाई कितने साल बड़ा है 4 साल बड़ा है। इसका मतलब यदि हम हरमैन की एज माने x ईयर, कितने साल x ईयर, तो उसके भाई की एज कितनी होगी उससे 4 साल बड़ी होगी। तो x में क्या जोड़ देंगे 4, x + 4 ईयर। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:2, x डिवाइडेड बाई x/4 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि रेशियो को हम डिवाइड की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि यदि आपको 2 वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ पे 2 वैल्यूज क्या हैं, हरमन की एज और उसके भाई की एज। इन दोनों की एज का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:2। तो एक साइड मैंने लिखा उन दोनों की भाई की एज की वैल्यूज x/4, और दूसरी साइड मैंने लिखा उन वैल्यूज का कितना रेशियो अपने को गिवन है 1:2, तो ये दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2x, और x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, वापस से सेम आएगा। ये मैंने अलजेब्रा में भी आपको बताई हैं, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं, साइन का यूज कैसे करते हैं, ये सब बातें मैंने एक अलजेब्रा वाली वीडियो में बताई है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देखिए। यदि आपको इन एक्स को यदि देखते ही आपको प्रॉब्लम होती है कि ये क्या आ गया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे, वहाँ पे बेसिक मैंने इक्वेशन सोल्व करना बताया, कैसे आप इसको सोल्व करेंगे, कैसे साइन चेंज होते हैं। ये x को इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 2x - x इज इक्वल टू 4। तो अपना आया 2x में से x गया तो x बचा, और ये अपना आया 4। तो x की वैल्यू आ गई 4, और x अपन ने क्या माना था, हरमन की एज मानी थी। इसका मतलब अपना आंसर आ गया 4 ईयर। ठीक है, तो हरमन की एज हो गई 4 ईयर। जब उसकी एज और उसके भाई की एज का रेशियो 1:2 होगा, तब हरमन की एज कितनी होगी 4 ईयर होगी। ये अपना आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गोल्ड एंड वाटर आर इन द रेशियो 37:2। If 1 liter of water is 1 kg in mass, what is the mass of 1 liter of gold? कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है जब वॉल्यूम इक्वल हो, इक्वल वॉल्यूम हो, तो उनके मास का रेशियो कितना होता है, किसके मास का, वाटर और गोल्ड। गोल्ड एंड वाटर के मास का रेशियो कितना होता है, ये होता है 37:2। और अब आपसे पूछा गया है 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg इन मास, देन व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड। तो वॉल्यूम तो अभी भी इक्वल है, 1 लीटर ही वाटर है और 1 लीटर ही गोल्ड है। इन दोनों का अपने को मास पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन लिख लेते हैं इधर वही सेम अपना बेसिक मेथड कि 1 लीटर गोल्ड का मास डिवाइडेड बाय 1 लीटर वाटर का मास, ठीक है। ये कितना गिवन है अपने को 37/2। क्लियर है। और 1 लीटर ऑफ गोल्ड का मास अपने को निकालना है, तो उसकी जगह अपन x मान लेते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर का मास अपने को गिवन है कितना 1 kg, तो 1 kg लिख लेते हैं, और इक्वल टू में लिख देंगे 37/2। 1 kg इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से हटके, तो 1 ही रहेगा, ये सेम अमाउंट ही रहेगा 37/2। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 37/2। इसका वैल्यू कितना हो गया 18.5 kg। इसका मतलब 1 लीटर गोल्ड की मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18.5 किलो। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर फॉर 1 एकड़ ऑफ लैंड। A farmer is planning to grow tomatoes in a plot of size 200 feet by 500 feet. How much manure should he buy? Please refer to the section of unit conversion earlier in this chapter. आपको बोला गया है कि यूनिट कन्वर्जन वाले चैप्टर में जाके देख लो कि इसमें जो यूज होने वाला है, कौन सा यूज होने वाला है। देखिए आपको दिया गया है कितना काउ मैन्योर 10 टन, कितने उसमें यूज हो रहा है, कितने लैंड में यूज हो रहा है 1 एकड़ में। ठीक है, 1 एकड़ लैंड में, 1 एकड़ के लिए कितना काउ मैन्योर चाहिए अपने को 10 टन्स। और पूछा क्या है कि आपके पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट की साइज क्या है 200 फीट, उसकी अपन विड्थ मान लेते हैं, और लेंथ उसकी कितनी है 500 फीट। तो इस प्लॉट में कितना अपने को काउ मैन्योर लगेगा यदि 1 एकड़ में लगता है 10 टन्स काउ मैन्योर। तो कैसे निकालेंगे अपन, सिंपल वही अपना यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। जब 1 एकड़ में लगता है 10 टन्स, तो अपने को यहाँ पे एकड़ दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है फीट दिया हुआ है। तो 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है, शुरुआत में हमने देखा था 43,560 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इसमें कितना लग रहा है अपना 10 टन्स लग रहा है। तो 1 फीट में कितना लगेगा 1 स्क्वायर फीट, इसमें कितना लगेगा, इसमें अपन डिवाइड कर देंगे इसका
10 टन्स में डिवाइड कर देंगे किसका, 43,560 स्क्वायर फीट का। अपने को रिक्वायर्ड कितना है, इस प्लॉट की जितना। अब इस प्लॉट का अपन एरिया निकाल लेते हैं। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसकी ये क्या है, विड्थ, और ये लेंथ, और एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 200, तो ये कितना हो जाएगा, 1 के आगे कितना जीरो आ जाएगा, 5। ठीक है, क्योंकि 5 2 जा 10 और आगे 2 और 2 4 जीरो, ये अलग से लग जाएंगे। तो अपने ये आ गया अपना एरिया 1 लाख। ठीक है, वंस, टेंस, थाउजेंड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लाख। तो ये आ गया 1 लाख स्क्वायर फीट, क्योंकि अपने को स्क्वायर फीट में एरिया दिया हुआ है, इसलिए हमने एकड़ को भी स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है। तो एक स्क्वायर फीट में अपने पास कितना मैन्योर लगा, 10 टन्स अपॉन 43,560 स्क्वायर फीट। तो अपने को रिक्वायर्ड कितने में है, 1 लाख में, तो उसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 स्क्वायर फीट का अपने निकाल लिया। तो अब अपन निकाल लेते हैं इसका, 1 लाख स्क्वायर फीट में कितना लगेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, जो एक का आया है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 43,560 मल्टीप्लाई बाई ये। ठीक है, इतना अपने को काव मैन्योर लगेगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये अपने सोल्व करके देखा है पहले। तो ये आ रहा है अपना 22.95 टन्स ऑफ काव मैन्योर। ये अपने को रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, उस प्लॉट के लिए जिसकी लेंथ है 500 फीट और विड्थ है 200 फीट। ठीक है, उसके लिए अपने को इतना मैन्योर लगेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ए टैप टेक्स 15 सेकेंड्स टू फिल ए मग ऑफ वाटर। एक टैप था आपके पास, वो एक मग को पानी से पूरा भरने के लिए कितना ले रहा है, 15 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, 15 सेकेंड ले रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द मग इज 500 ml। ठीक है, इसका मतलब वो 500 ml का जो मग था उसको भरने में ले रहा है 15 सेकेंड। How much time does the same tap take to fill a bucket of water if the bucket has a 10 लीटर कैपेसिटी। कितना है बकेट का साइज, 10 लीटर, और यहाँ पे अपने को क्या दिया गया है, मिलीलीटर। अपन जानते हैं 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया ml दिया हुआ है अपने को, इसका आधा दिया हुआ है 500 ml, इसका मतलब हाफ लीटर अपने को गिवन है। हाफ लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 ml। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि हाफ लीटर के लिए कितना टाइम लग रहा है, हाफ लीटर के लिए उस टैप को भरने में लग रहा है 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, SECONDS। ठीक है, तो 1 लीटर के लिए कितना लगेगा, 1 लीटर के लिए कितना लगेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे हाफ से। तो ये 2 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 30 सेकेंड्स। ये लगेगा 1 लीटर के लिए। अपने से पूछा है कितना, 10 लीटर के लिए। वो बकेट कितने की है, 10 लीटर की है। तो 10 लीटर के लिए हम क्या करेंगे, 1 लीटर की जो वैल्यू है अपने पास उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आया अपने पास 30 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ जाएगा अपने पास 300 सेकेंड्स अपने को लगेंगे। उस टैप को, उस बकेट को भरने में 300 सेकेंड्स लगेंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1 एकड़ ऑफ लैंड कोस्ट इतना, कितना हो रहा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 15 लाख कितना लग रहा है, कितने का, 1 एकड़ का। 1 एकड़ लैंड कॉस्ट 15 लाख। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट ऑफ द सेम लैंड। देखिए यहाँ पे भी वही है कि एकड़ में अपने को वैल्यू दी गई है, एकड़ में जो क्वांटिटी थी उसकी अपने को वैल्यू दी गई है, और पूछी किसकी है, स्क्वायर फीट की। तो अपन क्या करेंगे, एकड़ को कन्वर्ट कर लेंगे स्क्वायर फीट में। तो 1 एकड़ में कितना होता है, 43,560 स्क्वायर फीट। तो इसकी कॉस्ट कितनी लग रही है अपने पास, इसकी कॉस्ट लग रही है 15 लाख रुपए। ठीक है, इतना अपने पास कॉस्ट लग रही है, और पूछा है कि 2400 स्क्वायर फीट का कितना लगेगा। तो 1 स्क्वायर फीट का कितना लगेगा, वही अपना बार बार यूनिटरी मेथड काम में आ रहा है। तो 1 स्क्वायर फीट का लगेगा, अपन इसका डिवाइड कर देंगे इधर, डिवाइडेड बाई 43,560। 1 स्क्वायर फीट का इतना हो जाएगा, तो 2400 स्क्वायर फीट का कितना हो जाएगा, जो इसका आंसर आएगा उससे अपन 2400 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई दिस। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 82,644.63 रुपीज़। ये अपना आंसर है। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए ट्रैक्टर कैन प्लॉग द सेम एरिया ऑफ ए फील्ड 4 टाइम्स फास्टर देन ए पेयर ऑफ ऑक्सन। ए फार्मर वांट्स टू प्लॉग हिज 20 एकड़ फील्ड।
ठीक है। ए पेयर ऑफ ऑक्सन टेक्स 6 आवर्स टू प्लॉग एन एकड़ ऑफ लैंड, हाउ मच टाइम वुड इफ इट टेक if the farmer used a pair of oxen to plough the field? How much time would it take him if he decides to use a tractor instead? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक तो अपने को कंपैरिजन दिया है कि ऑक्सन और ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर कितना ज़्यादा काम कर रहा है, कितना तेज काम कर रहा है, 4 टाइम्स फास्टर ट्रैक्टर काम कर रहा है, ठीक है। और एक ऑक्सन जो है वो 1 एकड़ को प्लो करने में कितना टाइम ले रहा है, 6 आवर्स टू प्लेग एन एकड़ ऑफ लैंड। देखो यहाँ पे ये गिवन है कि 1 एकड़ जमीन को जोतने में ऑक्सन को कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे। कितने लग रहे हैं, 6 घंटे। हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ द फार्मर यूज्ड ए पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लो द फील्ड, ठीक है। तो उसकी जमीन कितनी है, वो ए फार्मर वांट्स टू प्लॉग हिज 20 एकड़ फील्ड, कितनी जमीन है उसके पास, 20 एकड़। 1 एकड़ में लग रहा है 6 घंटे, तो 20 एकड़ में कितना लगेगा, इसको अपन सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 6 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा, 120 आवर्स उसको लगेंगे भाई साहब। अब वो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ ही डिसाइड टू यूज ए ट्रैक्टर इंस्टेड। वो बोल रहा है कि ऑक्सन की जो वो ट्रैक्टर लगा ले तो कितना टाइम लगेगा। अब ट्रैक्टर लगाएगा तो कितना फास्ट काम करेगा, 4 गुना फास्ट काम करेगा, तो टाइम भी कितना लगेगा, 4 गुना कम टाइम लगेगा। तो अपन इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे। तो ट्रैक्टर के लिए यदि क्या करेंगे, यदि वो ट्रैक्टर यूज कर रहा है तो जो 120 घंटे लग रहे थे उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे, तो कितने घंटे में काम हो जाएगा, 30 आवर्स में काम हो जाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर 4 गुना 4 टाइम्स फास्टर काम कर रहा है। ये अपने को पूछा गया था कि यदि ऑक्सन यूज करेगा तो 120 आवर्स लगेंगे, यदि ट्रैक्टर यूज करेगा उसकी जगह तो 30 आवर्स में काम हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। द ₹10 कॉइन इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल कॉल्ड क्यूप्रोनिकल। ठीक है जी, कॉइन है वो किन 2 अलॉय से मिलकर बना है, कॉपर एंड निकल से। उसमें क्या क्या मेटल्स हैं, कॉपर एंड निकल। कॉपर एंड निकल आर मिक्सड इन ए 3:1 रेशियो टू गेट दिस अलॉय। इस अलॉय को बनाने के लिए किस रेशियो में मिक्स किया गया है, 3:1 के रेशियो में। द मास ऑफ द कॉइन इज 7.74 ग्राम। ठीक है, ₹10 का जो कॉइन है उसका मास कितना है, उसका मास अपने को क्या है, 7.74 ग्राम्स। इफ द कॉस्ट ऑफ कॉपर इज ₹906 पर केजी। कॉपर की कॉस्ट अपने को गिवन है कितनी, 906 रुपीज पर केजी। 1 केजी की वैल्यू अपने को गिवन है 906 रुपए। एंड द कॉस्ट ऑफ निकल इज 1341 पर केजी। और निकल की कॉस्ट कितनी है, निकल की कॉस्ट है 1341 रुपीज पर केजी। ये है निकल की कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज मेटल्स इन ए ₹10 कॉइन। देखिए ₹10 का कॉइन है, उसका अपने को वजन दिया हुआ है 7.74 ग्राम्स, और उसमें जो कॉपर और निकल है इसमें 2 हैं, क्या क्या है, कॉपर और निकल। ये किस रेशियो में मिक्स है, इसमें मिक्स है 3:1 के रेशियो में। तो इसका जो टोटल वजन है 7.74 ग्राम, इसमें से कितना ग्राम तो कॉपर होगा और कितने ग्राम निकल होगा वो हम निकाल लेते हैं। पहले कैसे निकालेंगे, रेशियो का सम करेंगे, कितना आया 4। इस 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसमें, टोटल वैल्यू में, जो कितनी है अपने पास 7.74 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये अपनी आ गया यूनिट। इस यूनिट को अपन जब कॉपर चाहिएगा तो कॉपर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल चाहिएगा तो निकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मेथड अपन यूज किया था। तो अपन निकालते हैं कॉपर और निकालते हैं निकल। ठीक है, तो कॉपर के लिए क्या करेंगे, 7.74 डिवाइडेड बाई 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। निकल के लिए क्या करेंगे, 7.74 डिवाइडेड बाई 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 से। तो ये अपने पास इनका वजन आ जाएगा, कॉपर का और निकल का। और ये कितना आ रहा है, मैंने आगे सोल्व करके लिखा हुआ है, ये आ रहा है 5.805 ग्राम। ये आ रहा है कॉपर का 5.805 ग्राम। और निकल का कितना आ रहा है, निकल का आ रहा है 1.935 ग्राम। ये अपन ने उस कॉइन में जो कॉपर और निकल था उनका अलग अलग वजन निकाल लिया। टोटल कॉइन का मास कितना था, 7.74 ग्राम्स। उसमें कॉपर और निकल थे 3:1 के रेशियो में, तो अपने उनका अलग अलग मास निकाल लिया। तो कॉपर का मास आया अपने पास 5.805 ग्राम और निकल का मास आया 1.935 ग्राम। अब अपन से पूछा है कि ये इनकी कॉस्ट कितनी कितनी होगी। ठीक है, तो अपने को इनकी रेट गिवन है, रेट गिवन है केजी में, कि 1 केजी की वैल्यू कितनी लगेगी, 906 रुपीज। 1 केजी की कॉस्ट कितनी है कॉपर की, यदि अपन कॉपर की बात करें तो 1 केजी कॉस्ट कितनी है, 906 रुपीज। लेकिन अपने पास तो ग्राम में है, केजी जितना तो है ही नहीं अपने पास कॉपर, तो अपन इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, इज इक्वल टू इसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, 906 रुपये। तो 1 ग्राम की कितनी लगेगी, 906 में डिवाइड कर देंगे किसका, 1000 का, 1000 का, और 1 2 3 डिजिट बाद इसमें पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3
यहाँ पे इसमें पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब अपने पास कॉस्ट की रेट आ गई, कॉपर की रेट आ गई, 1 ग्राम कॉपर की लगेगी 0.906 रुपीज़। ठीक है, ये अपने पास आ गई 1 ग्राम कॉपर की रेट। तो अपने पास कितने ग्राम कॉपर है? अपने पास ग्राम है 5.805, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.906 से। ठीक है, ऐसे ही अपन निकल का निकाल लेंगे ग्राम में, क्योंकि अपने पास निकल भी बहुत कम मात्रा में है। कितना है? 1.935 ग्राम। और अपने पास वैल्यू, अपने पास जो रेट गिवन है वो है केजी की रेट गिवन। तो ऐसे ही अपन इसको निकाल लेते हैं। तो निकल की रेट कितनी है? निकल की रेट दी है, 1 केजी निकल की रेट गिवन है 1341 रुपीज़। तो 1 केजी का मतलब कितना हुआ? 1000 ग्राम। तो इतनी इसकी रेट कितनी हो जाएगी? 1341। तो 1 ग्राम की कितनी हो जाएगी? इसमें हम इसका डिवाइड कर देंगे 1000 का, और ये लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट। तो इसका आंसर आया 1.341 रुपीज़ पर ग्राम। क्लियर है? ये 1 ग्राम की अपने पास रेट आ गई है। और निकल अपने पास है कितना? 1.935, तो इससे अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल अपने पास जो क्वेश्चन में गिवन था कॉपर और निकल, तो कॉपर की कॉस्ट के लिए क्या करेंगे हम? कॉपर की कॉस्ट के लिए करते हैं, कॉपर की टोटल जो अपने पास क्वांटिटी है उससे उसकी रेट को मल्टीप्लाई। तो कॉपर की क्वांटिटी कितनी है अपने पास? 5.805। और उसकी रेट कितनी आई कॉपर की? कॉपर की रेट आई अपने पास 0.906। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कॉपर की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और निकल कितनी ग्राम है अपने पास? 1.935 कितने ग्राम निकल है, और निकल की रेट क्या है? इसकी है 1.341 रुपीज़ पर ग्राम। अपने पास ग्राम में था, इसलिए अपन ने रेट को भी ग्राम में कन्वर्ट किया है, तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों अपने आंसर आ जाएंगे। और इनको सोल्व करने से कितना आ रहा है? ये आ रहा है अपने पास 5.26 एंड 2.59। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से समराइज कर दूं। 7.74 टोटल जो अपना 10 रुपए का कॉइन था उसका वजन था। उसमें कॉपर और निकल किस रेशियो में थे? 3:1 रेशियो में थे। तो अपन ने इन दोनों का सम किया, 3 + 1 कितना आया? 4। 4 को इससे डिवाइड कर दिया। कॉपर का रेशियो कितना था? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास ये आ गया कॉपर 5.805 ग्राम। अब इस कॉपर की रेट कितनी थी? 906 रुपये पर केजी थी। हमने ग्राम में कन्वर्ट की, क्योंकि अपने पास ग्राम में है, इसलिए ये आया 0.906। इस रेट को अपन ने जितना अपने पास कॉपर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने पास आ गया पैसा। इतना पैसा उस कॉपर का है ₹10 वाले कॉइन में। कॉस्ट, इसकी वैल्यू पूछी थी अपने से, ये पूछा था कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज मेटल्स इन ए ₹10 कॉइन। क्लियर है? ऐसे निकल का हमने निकाला। निकल का पहले वजन निकाला कि उस 10 रुपये के सिक्के में कितना ग्राम निकल होगा, तो आया अपने पास 1.935 ग्राम। और इसकी जो रेट थी 1.341, इससे अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने पास उसकी कॉस्ट आ गई ₹2.59। ये दोनों अपने इसके आंसर हो गए। तो यही आपके इसमें 12 टोटल क्वेश्चंस थे, वो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि कहीं पे आपको डाउट रह गया है, या फिर मुझसे कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। थैंक यू सो मच।